बनने में मेरे को कोई ज्यादा समय नहीं लगा। शुरुआत जब शराब पीनी शुरू की और इफेक्ट अच्छा लगा और ये बढ़ता गया। और 15-16 साल की उम्र से पहली बार जब पी और मतलब करीब मेरे को 15 साल ही लग गए पूरा एक फुल फ्लेज शराबी बनने में। और जो शुरू से ये प्रोग्रेशन हुई, ये नहीं कि पहले दिन से ही मैं एक फुल ब्लोन अल्कोहलिक था। लास्ट के 3-4 साल मेरे काफी खराब गए, क्योंकि एक बार ही मैं शुरू होता था उसके बाद रुकता नहीं था, ब्रेक्स लगती नहीं थी। और हर तरह से अपने आप अपने लेवल पे कोशिश की कि किसी तरह से शराब छूट जाए। और घर वालों ने भी बड़े पंडितों के पास ले गए या और पीर के पास ले गए और कुछ काफी काम किए, मतलब कोशिशें काफी की, जिनमें से एक दो मैं बता सकता हूँ कि किसी ने कहा था कि शराब की बोतल खोल के कहीं नदी में उसको बहा दो। और एक बारी तो ये भी हुआ कि किसी पंडित के पास गए, उसने कहा कि भाई एक काला कुत्ता लो, काला कुत्ते को ना रोज दूध पिलाया करो। तो मेरी माता और मेरी वाइफ वो काले कुत्ते को 100 दिन के लिए कहा था पंडित ने। 100 दिन के बाद भी काफी दिनों कुत्ते को तो आदत पड़ गई, वो रोज आने लग गया पीछे हमारे, मतलब दूध पीने के लिए वो आता रहा, पर मेरी शराब नहीं छूटी। मतलब इतना हालत मेरी खराब हो गई थी। अंदर से मैं अपने आप को शराबी नहीं समझता था, दूसरे लोगों को ही ब्लेम करता था, अपने परिवार वालों को, अपने जहाँ मैं काम करता था। तो फाइनली तंग तो था अंदर से, पर मैसेज पहली बार 1994 में मिला। मैंने कोई ज्यादा उस पर गौर नहीं किया, 1 महीने के लिए डॉक्टर की दवाइयाँ खाई और उसके बाद शराब से थोड़ा समय के लिए दूर रहा। और दूसरी बार जनवरी 96 में मेरी डिजीज भी प्रोग्रेस हो गई थी। और फिर मेरा मैसेज ऐसे ही हुआ, मैं डॉक्टर के पास, उसी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने फिर मेरे को यही सजेस्ट किया है कि एक भाईचारा है जिसका नाम अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, आप उसमें जाइए, वहां आपको मदद मिलेगी। तो मैं खुद तो गया नहीं, पर उस डॉक्टर के पास और भी काफी लोग आते थे मीटिंग अटेंड करने के लिए, उनके पास इलाज करवाने के लिए। तो उनमें से कुछ लोग मेरे घर आए, उन्होंने 12 स्टेप किया और 5 दोस्त आए थे और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। और मुझे भी लगा कि हाँ यार, आई थिंक कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन मेरे को मिलती है, तो इन दोस्तों का साथ हो लेते हैं। एंड फिर मैं मीटिंग्स जाना शुरू किया, इन्होंने कुछ लिटरेचर दिया, लिविंग सोबर, बिग बुक उस समय काफी शॉर्टेज होती थी, तो लिविंग सोबर ही पहली एक किताब है जो मेरे को मिला। तो कहने की बात यह है कि ए में आने के बाद भी 1.25 साल मैं लुढ़कता रहा, बीच में कुछ कुछ दिन मेरे शराब से दूर हो जाता था मैं। बट फाइनली फिर मेरे को यही लगता था कि अभी नहीं यार, अभी अभी कुछ समय है, अभी मैं शराब को एंजॉय कर सकता हूँ। बट फाइनली मार अच्छी पड़ी शराब से, और मार्च 97 में हाथ खड़े किए, मैंने पूरी तरह सरेंडर किया। और फिर मैं, भगवान ने मेरे से वो जो ऑब्सेशन है शराब का वो ले लिया। और जनवरी 96 से लेकर मार्च 97 तक मैंने तो, पढ़ने का मेरे को शौक है, और मैंने लिविंग सोवर भी पढ़ डाली, बिग बुक भी मेरे को कहीं से मिल गई थी तो वो भी मैंने पढ़ी, पर एज ए स्टोरी बुक होती है वैसे उसे पढ़ा। एंड अल्टीमेटली सरेंडर हुआ, और मेरे को फेलोशिप का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। जब भी मैं, कुछ दोस्त हैं जो, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, जिन्होंने मेरे को मेरा हाथ पकड़ा, मतलब 1.25 साल पकड़े रखा और छोड़ा नहीं। और जब भी मैं कहीं थोड़ा इधर उधर होता हूँ, वो मेरी सपोर्ट के लिए हमेशा मेरे पास रहे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि लिटरेचर मेरी रिकवरी में इसका क्या महत्व रहा है। मैं किसी एक पर्टिकुलर किताब या पैम्फलेट के बारे में तो नहीं कहूंगा कि ये मेरी रिकवरी के लिए ये वाला है और इसके कारण ही मैं सोबर हुआ हूँ। मेरी जैसे मैं कहता हूँ, मेरी शराब से दूर रखने के लिए मेरे को बहुत सी ए लिटरेचर ने काम किया, और बहुत से नॉन ए लिटरेचर ने भी काम किया है। बट सिंस वी आर इन ए मीटिंग, मैं सिर्फ ए के लिटरेचर के बारे में ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि शुरू में मैं जब लिविंग सोबर मैंने पढ़ ली, और उसमें से कुछ मीटिंग्स में लोग टिप्स भी देते थे कि भाई
इसमें से ऐसे करो। जैसे सबसे पहले मेरे को जो लिविंग सोबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरू में लगा, पहले लिविंग सोबर से आने से पहले मैं ये भी कहूंगा, उस समय मैंने 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस भी वो किताब पढ़ता था मैं। और ज्यादा नहीं पढ़ा था, सिर्फ स्टेप 1 में ही पढ़ा। और मेरे को जहां एग्जैक्टली हिट किया था, स्टेप 1 के जो लास्ट पेज में एक बड़ा अच्छा उन्होंने बयान किया है, बिल डब्ल्यू ने ये 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस भी लिखी है। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को क्लिक की या हिट की, वो ये कहते हैं कि हर शराबी को अगर उसने शराब से दूर रहना है तो उसको बॉटम तक पहुंचना जरूरी है। और अगर उसको बिल्कुल शराब से दूर रहना तो बॉटम तक पहुंचना जरूरी है। और साथ में ये लिखा है कि अगर कई दोस्त ऐसे हैं जो, मैं उस समय यंग था, उस समय करीब 30-31 साल थी, कई दोस्त जो यंग हैं जो शराब के कारण इतना कुछ नहीं गवा चुके जो बाकी लोग गवा चुके हैं, अगर वो लोगों को भी अगर ठीक होना है, अगर वो ठीक रहना है, दे हैव टू रेज देयर बॉटम। मेरे को जो इस बात समझ आई है कि मैं गड्ढे में हूं और खोदता जा रहा हूं, उसको खोदता ही जा रहा हूं, और जैसे ही मेरे को पता चल गया कि ये बीमारी एक प्रोग्रेसिव है, अगर मैं खोदता रहूंगा तो और उस गड्ढे में और उस खाई में मैं घसता जाऊंगा। और मेरे लिए बेस्ट है, अगर मेरे को एक ठीक रहना है तो एटलीस्ट मेरे को वो खोदना बंद करना पड़ेगा। जो मेरे पास वो शॉवल है, जो कस्सी है, उसको उठा के साइड में रखना पड़ेगा। तो वो बात मेरे को हिट की, और मैंने ये माना कि यस, एटलीस्ट जहां मैं हूं उस गड्ढे में अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा, एटलीस्ट वहां तक तो रहूंगा। उसके बाद रिकवरी तो बाद की बात है, पर उसके बाद मैं ठीक होना शुरू हो सकता हूं। पर और तो नहीं मेरी हालत खराब होगी, क्योंकि शराब के कारण, जैसे मैं मीटिंग में सुना था, और मेरे भी कुछ हालात उस तरफ बढ़ रहे थे कि शराब के कारण सेहत तो खराब होती ही होती है, पारिवारिक रिश्ते खराब होते हैं, जहां मैं काम कर रहा हूँ वो खराब हो जाता है। मतलब लाइफ की पावरलेसनेस तो थी मतलब अनमैनेजेबिलिटी थी लाइफ की, और हर तरफ से अनमैनेजेबिलिटी को अगर मैं चाहता हूं कि वो अनमैनेजेबिलिटी मेरे को ना रहे, और जो मेरी शराब मेरे से दूर हो जाए और लाइफ ठीक हो जाए, तो वो प्रोग्रेसिवनेस और वो डिजीज खत्म वहीं रुक जाएगी जहां मैं हूं। और अगर खोदना बंद कर दूं मैं उससे बाहर निकलूंगा। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज मेरे को वो 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस, आई थिंक फर्स्ट स्टेप में ही, लास्ट पार्ट में ये बड़ा क्लियरली ही लिखा हुआ है कि आई हैव टू रेज माय बॉटम। उसके बाद जब मैं ये में आया हूँ, अपना सरेंडर किया मैंने, स्टेप 1 2 3 मैंने किया। मैं सबसे पहले माना कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। उसके बाद ये भी माना कि एक शक्ति है जो ठीक कर सकती है। वो भी शक्ति को भी मानने के लिए मेरे को काफी समय लगा। वो भी लिटरेचर में ही बताया गया, एज बिल सीज इट में भी लिखा हुआ है, और बाकी जगह भी मैंने देखा और मेरे को कहा गया है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था। मतलब इतना ज्यादा नहीं था, आई वाज बेसिकली एन एग्नोस्टिक। और है, एक शक्ति है, पर मेरे लिए नहीं है। तो जब मैंने मीटिंग्स जाता था और देखता था कि इतने लोग, एक से बढ़कर एक शराबी, मेरे से कहीं ज्यादा पीने वाले लोग, जो सुबह दोपहर शाम शराब पीते हैं, उस कमरे में आकर शराब से दूर हो रहे हैं, तो जरूरी कुछ कुछ ना कुछ तो इस कमरे में है। तो सबसे पहले मैंने उस ग्रुप को अपने से ऊंची शक्ति माना। ये मेरे को कुछ मेंबर्स ने पहले बताया, लिटरेचर ने नहीं बताया था, बट ये बाद में कहीं पढ़ते पढ़ते, एज बिल सीज इट में भी बिल ने लिखा था कि हाँ, सबसे पहले दोस्तों ने ग्रुप को ही अपने से ऊंची शक्ति माना, और ग्रेजुअली उनका विश्वास अपने ऊंची शक्ति पे बना। और स्टेप 3, ये 1 2 3 मेरा एक साथ ही हुआ है मोरलेस। स्टेप 3 यही कहता है अपने विचारों को और अपने एक्शंस को उस शक्ति के हवाले करें, जो जैसे मैं उस शक्ति को समझता हूँ। तो मैंने वो किया, और उसके बाद मीटिंग में, एक सेकंड जी, सॉरी। तो लिविंग सोबर के जो टूल्स मेरे को शुरू में जो काम आए, और वो भी मेरे स्पॉन्सर ने ही मेरे को बताए कि सबसे पहले अपने लिविंग सोबर उसको पढ़ो, जो हम लोग अक्सर मीटिंग में दोस्त भी हमारे साथ शेयर करते हैं कि कोशिश करो आज के दिन शराब नहीं पीनी। यूज द 24 आवर प्रोग्राम।
तो मैं रोज सुबह उठ के सुबह मतलब प्रार्थना करता था उस ऊंची शक्ति से, जो मैं उस समय नहीं समझता था उस ऊंची शक्ति को। और उसके बाद उसको ये कहता था कि आज के दिन प्रभु मेरे को शराब से दूर रख, और शाम को सोने के समय मैं उस शक्ति से यही उसका एक पहले धन्यवाद करता था कि आज के दिन मेरे को शराब से दूर रखा, और धन्यवाद किया। और उससे मैं मतलब उससे मेरा एक एक दिन करके निकलने लगा ग्रेजुअली। इसमें लिविंग सोबर में यह भी लिखा था कि सेरेनिटी प्रेयर को कैसे यूज करना चाहिए, मतलब क्यों करना चाहिए, सेरेनिटी क्या है। सो मैंने सेरेनिटी प्रेयर को भी यूज किया अपनी अल्कोहलिज्म पे। मैंने ये कहा कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट दैट आई एम एन अल्कोहलिक। मैं इसको बदल नहीं सकता। क्या बदल सकता हूं? पहले घूंट से दूर रहना। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको जानने की करना। और ये प्रेयर मेरे लिए बहुत काम आया। मीटिंग्स में तो हम करते ही थे प्रेयर, बट अदरवाइज ये प्रेयर कभी कभी कहीं मेरे को शराब पीने की इच्छा होती थी या कुछ होता था, तो मैं यही एक मंत्र की तरह इसे रिपीट करता था। और इसके बार बार रिपीट करने से मतलब एक तोते की तरह रटता था मैं, बट डेफिनेटली दैट हेल्प मी अ लॉट। और अब भी जब भी मेरे को मौका मिलता है, मीटिंग ही नहीं जरूरी कि मैं मीटिंग ही में वो प्रार्थना करूं, मैं एटलीस्ट दिन में सुबह उठ के जो अपनी प्रार्थना करता हूँ और ध्यान करता हूँ, उस समय ये प्रार्थना भी एक मेरी प्रार्थनाओं में से एक इम्पोर्टेंट प्रार्थना है। सो उसके बाद और भी बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हैं लिविंग सोबर में। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। भाई लोगों को पीछे ना पड़े रहो हमेशा, जो परिवार वालों को भी जीने दो और खुद भी जियो, ज्यादा पंगे ना लिया करो। गेटिंग एक्टिव इन इट, ये भी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल था जो मेरे को लिविंग सोबर ने दिया है। जनरली कई दोस्त कहते हैं लिविंग सोबर ना पढ़ा करो, उसमें कुछ नहीं है, बट नए दोस्तों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि लिविंग सोबर एक ऐसी किताब है जो आपको शुरू में टूल्स जरूर देती हैं। एक्चुअली जो प्रोग्राम है, जो 12 स्टेप्स का प्रोग्राम है या जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, वो तो हमारी किताब है बिग बुक। बट अगर हमको जो टूल्स लेने हैं, छोटे छोटे टूल्स शुरू के दिनों में मेरे को यहां से मिले लिविंग सोबर से, कहते गेटिंग एक्टिव इन एज। जो मैं एक शर्मीला सा आदमी, पहले ज्यादा मैं बात नहीं करता था लोगों से, मैं इंट्रोवर्ट था, मैं ज्यादा मिक्सअप नहीं होता था। शुरू में तो ये था, जब मैं शराब पी रहा था उस समय मेरे लिए तो बेस्ट यही था कि यार चाय चाय के उनको हेल्प करने चले जाते हैं, जो शेयरिंग आएगी तो उस समय हम लोग इधर उधर हो जाएंगे। मतलब आइडिया अंदर से चोर भी था कि किसी ना किसी तरह से झूठ ना बोलना पड़े कि मैं अभी पी रहा हूँ। ये ड्यूरिंग माई 96-97 के दिनों की बात है। उस समय मेरा यही हाल होता था कि मैं शेयरिंग भी अवॉइड करने के लिए ना किसी सेवा में लग जाता था। या तो चाय बनाने लग जाओ, फिर उसके बाद वहां कप धोने लग जाओ, सो दैट कि मैं जहां मैं बैठा हूँ वहां से शेयरिंग निकल जाए। तो वो शेयरिंग भी अवॉइड करने के लिए मैंने सेवा शुरू की। पर फिर भी मैं शुरू से ही लकीली मेरा एक जो मेरे को एक एक काम में एक्टिव रहने में काफी मजा आता था, तो इसलिए शुरू में मैं ग्रुप की मतलब उस समय ग्रुप्स में सिगरेट भी पी जाती थी तो एशट्रेज भी साफ करता था, ग्रुप की चेयर्स भी लगाता था। इनफैक्ट हमारा नया नया ग्रुप था, तो नया नया इंटर ग्रुप भी यहाँ बना था, तो हमने मतलब 97 में ही यहाँ पहली कॉन्फ्रेंस हुई, जो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें भी हमने बढ़ चढ़कर मैंने भाग लिया। और वहीं वहीं से मेरी सारे इंडिया में जो डेलीगेट्स और जो ट्रस्टीज आए थे उन लोगों से मुलाकात हुई। और मेरे बहुत से दोस्त आज भी ऑल ओवर द कंट्री उस बेसिकली उसी उसी कॉन्फ्रेंस में पहली बार उनसे मुलाकात हुई, और आज भी मेरे उन लोग दोस्तों से काफी अच्छी दोस्ती चल रही है और हम एक दूसरे का काफी रिगार्ड करते हैं। इसके बाद भी और भी बहुत टूल्स हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले करना है, बाकी बाद में। और फेंडिंग ऑफ लोनलीनेस, तो ये तो जैसे ही मैं ये में एक्टिव हुआ तो मैं हमेशा दोस्तों के साथ ज्यादा रहता था, परिवार वालों के साथ कम रहता था, क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरे को काफी इस बारे में सुनाते थे कि
असली तो तेरा फैमिली वहां है, तो वहीं रहता है, तो वहीं जा तू। मतलब कई बार घर में कोई बातचीत ऊंची नीची हो जाए तो ये सुनने को मिलता था। एक और जो इम्पोर्टेंट टूल है जो मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ, वो है बीइंग ग्रेटफुल है। मैं उस ऊंची शक्ति का, या जो भी है, जिन भी लोग, जो भी लोग हैं, उन लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ। और एक और जो टिप शुरू में मेरे स्पॉन्सर ने भी मेरे को दिया था, और बाकी भी दोस्तों ने कहा है, और ये हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है, बिल सीज इट में भी मेरे को याद है पढ़ा था, कि एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना शुरू करो यार। पहले तो यही था कि कभी तुम लो फील कर रहे हो, तुम एक शुक्राना की एक लिस्ट बनाओ कि भगवान ने तुमको क्या क्या दिया है। ये ना सोचो तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है। और मैंने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया मैं कि आज के दिन मैं शराब से दूर हूँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरी पत्नी है, मेरे को 2 बेटियां दी भगवान ने, उसका शुक्र है। जहां मैं काम करता हूँ, उस समय मैं नौकरी करता था, मैं उस नौकरी का शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये शुक्र करता था कि यार इतना सब कुछ शराब पीने के बावजूद मेरी नौकरी बरकरार रही, शराब पीने के बावजूद मेरे हाथ पैर मेरे साथ हैं, आंखों में कहीं चोट नहीं लगी, ना मैंने कोई गलत काम किया। तो मैंने शुरू में वो लिस्ट काफी ऑलमोस्ट ऑन एवरी डे बेसिस बनानी शुरू की। और ये प्रैक्टिस मैं आज भी उसको फॉलो करता हूँ। जरूरी नहीं नॉट ऑन ए डेली बेसिस, बट वंस इन ए वाइल, पर बोलता जरूर रोज हूं कि आज के दिन भगवान तेरा शुक्र है। मतलब भगवान का शुक्र तो करना ही है, क्योंकि अगर मैं ना करूंगा तो मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये बेसिकली मेरे को लिविंग सोबर से जो फायदा हुआ, जो हुआ, और मैं नए तो जो भी दोस्त आए हैं नए और इस फेलोशिप से जुड़े हैं, चाहे साल के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, ये लिविंग सोबर जरूर पढ़ी है। ये किताब हिंदी में भी अवेलेबल है, अंग्रेजी में तो है ही है, उसके बाद मराठी में भी है ये किताब, और बाकी भी रीजनल लैंग्वेजेस में काफी हमें मिलती है। तो लिविंग सोबर इज अ वेरी गुड बुक, इसको इग्नोर ना करें। कई कई दोस्त हैं जो इस किताब को कहते हैं कि इसको उठा के आप फेंक दो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। अगर आपने प्रोग्राम ऑफ रिकवरी करनी है, वो तो 12 कदम है, वो बिग बुक इज द बेस्ट सोर्स एंड इट इज द ओनली सोर्स आई वुड रिकमेंड। बट अगर आपने मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है, बट बाकी जो टूल्स हैं उसके लिए आप बाकी किताबें जरूर पढ़िए। लिविंग सोबर हैं, 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन हैं। तो ट्वेल्थ ट्रेडिशन से मैंने जैसे आपको साथ शेयर किया कि स्टेप 1 में मेरे को फायदा मिला। स्टेप 1 में मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिली कि आई हैव टू रेज माय बॉटम। दूसरी बात जो मैं स्टेप 4 में मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिली कि मैंने ना अपने स्टेप्स काफी देर बाद किए। अपनी रिकवरी में आने के बाद करीब 14-15 साल बाद मैंने जो स्टेप 4 वाला एफर्ट है वो करना शुरू किया। और हम अगर 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस पढ़ेंगे, मैं उन्होंने मेरे को बिल्कुल मेरी कहानी वहां एक व्यक्त की है कि मैं यही सोचता था कि यार यार स्टेप्स करने मेरे को जरूरी नहीं है, मैं इतना कुकर्म नहीं किए, ना मैं कोई पराई स्त्री पे कोई मैंने गलत काम किया है, ना मैंने लोगों के पैसे मारे हैं, ना मैं ज्यादा झूठ बोलता हूँ। थोड़ा बहुत तो बोलता हूँ और वो मानता था, बट उसके लिए मेरे को लगता था स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। बट फाइनली यहाँ भी मेरे दोस्त कुछ देखता था मैं, जो जिन लोगों ने कदम किए हुए हैं वो बिल्कुल ही अलूफ सीरियस टाइप के लोग लगते थे। और मैं बेसिकली मस्ती चाहता था लाइफ में। मस्ती मेरे को, जहाँ ये लोग सर्विस करते हैं या जो सेवा करते थे, वो लोग मेरे को ज्यादा खुश नजर आते थे। सो मैं ज्यादा उन लोगों से साथ जुड़ा रहा। बट यहाँ मेरे को एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन मिली कि मेरे को इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतने काम नहीं किया है। पर मेरे स्पॉन्सर ने ग्रेजुअली मेरे को प्रोत्साहित किया कि नहीं बॉस, अगर तेरे को एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी चाहिए, और नहीं तो स्टेप्स करने के पीछे भी एक राज यही था कि मेरी लाइफ एक स्टेज पे पहुंच गई थी कि जहां मैं रेस्टलेस था, इरिटेबल था, गुस्से में रहता था और ज्यादा मैं मतलब घबराया हुआ रहता था, सर्विस कर रहा था। बट एनीवे दैट वाज अबाउट 14-15 ईयर्स बाद, और उसके बाद भी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। किताबें पढ़ने का शुरू से ही शौक था, जैसे बताया। स्टेप 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस में अगर हम सिर्फ रिकवरी पे फोकस करें तो
बहुत चीजें मिली, जैसे प्रार्थना और मेडिटेशन के लिए सेंट फ्रांसिस प्रेयर, जो आई थिंक 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस, पेज 9900 में है, जो यही कहता है कि मेरे को अपने आप से बाहर निकलना है। भगवान, मैं ये ना देखूं कि मेरे को दूसरे से क्या मिलेगा, मैं क्या दूसरे के लिए कर सकता हूं। तो ये भी एक मेरी मॉर्निंग प्रेयर में एक रूटीन है, स्टेप 11 प्रेयर। इसके अलावा स्टेप 3 और स्टेप 7 प्रेयर भी मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। और भी बहुत किताबें हैं, आई थिंक हर किताब को उठाएं, डेली रिफ्लेक्शन में भी हमको वहां से कहीं ना कहीं से बिग बुक से कुछ पैसेजेस मिल जाते हैं, 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशन से, एज बिल सीज इट से, हर किताब से कुछ ना कुछ मेरे को मिलता ही है। अब एक और चीज जो मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन थी, और जैसे हम सबको रहती है, दोस्त कहते होते हैं या पुराने ओल्ड टाइमर कहते हैं, यार विलिंगनेस चाहिए, बात खत्म है, आप लोग विलिंग हो, बाकी ऊपर वाला करे। और मैं भी मानता हूँ चालू। कि विलिंगनेस जरूरी है। पर यहाँ एक, आई थिंक एक बिल डब्ल्यू का एक आर्टिकल था ग्रेपवाइन में, आई थिंक ये किताब है लैंग्वेज ऑफ हार्ट, उसमें ये कहा है कि भाई विलिंगनेस तो चाहिए चाहिए, पर साथ में विल पावर भी चाहिए, अगर मेरे को शराब से दूर रहना है तो। और मैं फिर एग्जाम्पल दिए उस आर्टिकल में, उसमें ये कहा है कि विलिंगनेस, हाँ, तुमने तैयार हुए, तुमने एक्सेप्ट किया तुम शराबी हो और तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है, तो एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। उसके लिए क्या इलाज क्या है? मीटिंग्स में जाना, बाकी काम करना है, बाकी कदम करने हैं। तो मीटिंग जाने के लिए तुमको अपना विल पावर यूज करनी ही पड़ेगी। कई बार मूड नहीं करता था मीटिंग जाने के लिए, तो फिर को विल पावर यूज करनी पड़ी, और मैंने आइडेंटिफाई किया। ये नहीं कि ये पढ़ा शुरू में नहीं, मैंने ये पढ़ा काफी सालों बाद है, बट मैं देखता था, मैंने रिफ्लेक्टेड बैक कि मैं अपनी लाइफ में विलिंगनेस तो थी, विल पावर भी यूज करता था। मतलब जो भी एफर्ट लेकर मेरे को काम करना पड़ता था, मेरे को विल पावर यूज करके मीटिंग आना पड़ता था, मेरे को विल पावर यूज करके स्टेप 4 की तरफ, मतलब जो एफर्ट भी किया, जो काफी सालों बाद किया, वो भी एक विल पावर की वजह से ही हो पाया। और उसके बाद अब रोज उठ के जो मैं स्टेप 11 में प्रार्थना और मेडिटेशन करता हूँ, सुबह 4:30-5 बजे उठ के, उसके लिए भी मेरा एफर्ट लगता है। नहीं, शुरू में लगता है, पर बाद में आप एक ऐसी एक आदत बन गई है कि अगर एक दिन मेरा कहीं ये मिस आउट हो जाए, तो मेरे को एक बड़ा खालीपन सा नजर आता है, और मैं मौका ढूंढता हूँ कि कहीं मेरे को थोड़ा समय मिले और मैं वो सुबह वाली एक्टिविटी को आगे फॉलो करूँ। तो दोस्तों, आज जैसे जो फोकस रहा है हमारा कि हम लोग आज का जो टॉपिक है वो लिटरेचर ने आपकी इस वन से लिटरेचर ने रिकवरी में कैसे मदद की। पर मेरी रिकवरी का एक मेजर हिस्सा रहा है ग्रुप की सेवाएं और जनरल एए की सेवाएं। सो उसके लिए मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई थिंक 12 ट्रेडिशंस भी पढ़ता हूँ। 12 ट्रेडिशंस में मेरे को काफी क्लैरिटी मिलती है, जो कि पहले मैं कुछ एक दो लॉन्ग टाइमर्स, ओल्ड टाइमर नहीं कह सकते, उनके ऊपर भरोसा करता था कि वो जो कहे वो सत्य वचन है। मैंने जब लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, ट्रेडिशंस को पढ़ना शुरू किया, अपनी 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस वाली किताब में से भी, और एक 12 ट्रेडिशंस इलस्ट्रेटेड करके भी एक पैम्फलेट आता है, उसमें जब पढ़ना शुरू किया, मेरे को एग्जैक्टली पता चला कि एए में क्या कुछ होता है, ए कैसे काम करती है। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बड़ी क्लियरली कहा है कि अगर तुम किसी भाईचारा या संस्था के मेंबर हो, वो कैसे काम करता है और वो कैसे चलता है, उसके बारे में तुमको पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हैं, वो अपने मन विचार से, अपने सेल्फिश एंड्स के लिए आपको कुछ भी कहेंगे और आपको मानना पड़ेगा। और मेरे साथ हुआ शुरू में, कुछ एक दो दोस्त थे जिनको मैं देखता था कि ये दो दोस्त काफी समझदार हैं और ये जो भी बोलते हैं ये ठीक ही बोलते होंगे। पर होता ये है कि जो ओल्ड टाइमर्स हैं, वो उन बेचारों ने भी शायद लिटरेचर नहीं पढ़ा, और उनको उन्होंने भी जो पुराने अपने लॉन्ग टाइमर्स या ओल्ड टाइमर्स से सुना होता है, वही हमें पास ऑन करते होते हैं। जो सही उसका मकसद नहीं जानते थे, वही हमें पास ऑन करते थे। और यहाँ आके पता चला कि भाई ग्रुप की यूनिटी नंबर 1 है,
कोई आदमी अगर ग्रुप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको समझने की कोशिश करो कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। लव एंड टॉलरेंस हमारा एक कोड है, उसको फॉलो करो। और उसके बाद ग्रुप की यूनिटी सबसे प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। नहीं तो अगर मेरा तो ये एटीट्यूड हो गया था कि बीच में एक दो लोगों से मेरी ग्रुप में नहीं बनती थी, और मैं यही कहता था कि यार अगर मेरे हिसाब से चलोगे तब ठीक है, नहीं तो मैं तो अलग हूँ। मतलब इस टाइप का एटीट्यूड बन गया। फिर यहाँ बताया गया था कि ट्वेल्थ ट्रेडिशन ट्रेडिशन वन में कि यूनिटी इज नंबर वन, और उसको मेंटेन करने के लिए मेरे को बाकी ट्रेडिशंस को फॉलो करना जरूरी है। दूसरी बात जो पता चली मेरे को ट्रेडिशन टू में, कि जो भी ए में डिसीजन लेते हैं वो कोई यहाँ के वो बाबा जी नहीं लेते जिन्होंने ग्रुप शुरू किया है। वो एक कलेक्टिव कॉन्शियस से होता है, सब लोगों की मंजूरी होके एक ग्रुप कॉन्शियस होता है। और जहां ए में यही कहा जाता है कि वो भगवान की आवाज है, जो हमारी सामूहिक विवेक बुद्धि, हाँ आई थिंक ये राइट वर्ड है, जो हमारी सामूहिक विवेक बुद्धि है, जो ग्रुप कॉन्शियस है, ये इसमें भगवान वास करता है। और अगर मैं मैनिपुलेट करना कोशिश करूं ग्रुप को या किसी तरीके की मेरे हिसाब से चले सब लोग, तो मैं भगवान के साथ धोखेबाजी कर रहा हूं, और इस हिसाब से अपने आप से भी मैं खतरा उठा रहा हूं कि शायद मैं दोबारा शराब की तरफ जा सकता हूं। तो ये और भी बहुत से ट्रेडिशंस हैं अगर देखें। और एक और पैम्फलेट में जो दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा, और आई थिंक प्रोमिला भी अच्छी तरह जानते हैं, जिसका मैं एक वो कह सकते हैं कि मैं ठोक बजा के बात करता हूं, वो ये है कि एक पैम्फलेट है द ए ग्रुप। ये भी पैम्फलेट हिंदी में भी अवेलेबल है और मराठी में भी है और बाकी भी लैंग्वेजेस में है। मैं ये समझता हूं कि मेरे को भी मेरे स्पॉन्सर ने कहा था इसको पढ़ो, और मैं ये समझता हूं कि हर आदमी जो ए में है उसे ये पैम्फलेट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर अगर इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए, आई थिंक आपको ए का पूरा ज्ञान, मतलब ए कैसे काम करती है, ए के पैसा कहाँ से आता है, ए में कौन डिसीजन लेता है, ए में हम लोग रोटेशन पे क्यों क्यों बिलीव करते हैं, ये सब इस पैम्फलेट में दिया हुआ है। मतलब ओपन मीटिंग क्या है, क्लोज मीटिंग क्या है, मीटिंग और ग्रुप में क्या फर्क होता था, ये मेरे को पहले ध्यान ही नहीं होता था। फिर किस किस टाइप की मीटिंग है, हर आदमी को ये ए का होम ग्रुप क्यों चाहिए, लोग हम 10 जगह मीटिंग करते हैं, हर ग्रुप में जाके मैं हाथ क्यों नहीं खड़ा करता। ये सब बातों की क्लैरिटी हमको ये पैम्फलेट्स ही देते हैं। पैसे की अहमियत हमारे ग्रुप्स में क्या है, ए गरीब क्यों रहना चाहता है, हम लोग पैसा इकट्ठा क्यों नहीं करना चाहते। अगर हमको ये ग्रुप को अच्छी तरह हम इसको समझ लें, तो एक दो लोग ही एक जो बाबा बनते हैं ना, वो उनको हम बता सकते हैं कि सर ये बात गलत है, आप जो कह रहे हो ये पैम्फलेट में यहां लिखा हुआ है कि ये ऐसे काम करती है। तो ये मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं चाहता हूं कि बहुत से और लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ जुड़े, क्योंकि जिस हिसाब से भगवान ने मेरे पर कृपा की, मेरी जिंदगी सुधार दी, और आज 25 साल से ऊपर होकर मेरी घर में खुशहाली है, मैं शराब के बिना एक अच्छी और खुशहाली जिंदगी जी रहा हूं। मैं ये चाहूंगा ये मैसेज और बहुत से लोगों तक पहुंचे, और ये संस्था ठीक ठाक चलती रहे। और ये ठीक ठाक चलाने के लिए मैं एज ए मेंबर, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेयर पढ़ते हैं, मैं जिम्मेवार हूं, पर यहाँ एक्चुअली अपने आप को नॉलेज देकर कि हम क्या है, ग्रुप कैसे चलता है क्या नहीं है, इंटर ग्रुप क्या है, जीएसओ क्या काम करती है क्या नहीं करती है, ये के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ये सारी बातों को हम अगर सही ढंग से समझना है तो ये पैम्फलेट्स पढ़ने, पैम्फलेट और जो भी लिटरेचर है इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो मेरे को शौक था पढ़ने का, इसलिए मैं पढ़ता था। बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मैं यहाँ भी जानता हूँ अपने शहर में, जो कहते हैं कि यार तुमने कह दिया ठीक है। मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम ऐसे ना हो कि मैं तुम लोगों को बेवकूफी बनाता रहूं, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है, और जो आदमी पढ़ता है वो किसी को भी बना सकता है। पर मेरे को ये है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अनुराग की चले, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को चलना चाहिए। अनुराग तो चलो कभी भी जा सकता है, बट अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जिंदा रहना बहुत जरूरी है।
पर प्रॉब्लम है, शराबी हूँ, शराबी की ईगो बहुत बड़ी होती है। इसको बार बार कहीं कहीं लिटरेचर में भी लिखा हुआ है और हर जगह हम कहते हैं कि इसको क्रश करना बहुत जरूरी है। हमको जमीन पे रहना है, नहीं तो हम हवा में उड़ने लगे तो हो गया काम, और कब बोतल हमारे साथ आए, जितने भी साल हो जाए, तो वो कह नहीं सकते उस बारे में। और आई थिंक एक और पैम्फलेट जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हम सबको ये समझना चाहिए कि प्रॉब्लम्स अदर देन अल्कोहल, इसको इसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ शराब को छोड़ के कोई और समस्या है, ड्रग्स की है या कोई डिप्रेशन की है। वो अगर ए में आकर वो कहें कि क्या हम ए मेंबर हो सकते हैं, तो वो पैम्फलेट काफी क्लैरिटी देता है कि ए मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। और मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि एक समय कम है, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग, जो लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं आई एम श्योर कि काफी लोग पढ़ते भी हैं लिटरेचर को, बट वो आपको काफी नॉलेज आपको मिलेगी। सो आई थिंक और भी बहुत से लिटरेचर है, किताबें हैं जो काफी मतलब, एक तो हम लोग इसे क्यों पढ़ना चाहिए पहले, एक ए के लिटरेचर को हमको बार बार क्यों पढ़ना चाहिए, ए के लिटरेचर से क्या फायदा होता है। एंड दो तीन फायदे जो मेरे को समझ आए हैं, सबसे पहले हमें पता चलता है कि ये हिस्ट्री क्या है। मतलब 85 साल अप्रोक्सीमेटली, 85 से ज्यादा ही हो गए हैं हम, इतने सालों से एक संस्था है जो दोस्तों की मदद करती है शराब से दूर रहने के लिए। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में अगर नॉलेज हो तो विल बी एट ए बेटर स्टैंडिंग, और हमारी रिकवरी में योगदान होगा। दूसरी बात यह है कि अ, बहुत सी जो समस्याएं आज हमारे ए की संस्था में आते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, एनोनिमिटी की हो गई या और भी किसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडिशन 3 को लेके कि, और वो जो शराबी नहीं है जो मेंबर नहीं बन सकता, या वो नहीं है, या और भी समस्या हैं प्रेस रेडियो फिल्म्स को लेकर, या किसी दूसरी एसोसिएशन से करके, या रिकवरी के बेस पे, हम सब हम सबको कहीं ना कहीं ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। और जो हमारे फाउंडर्स थे और जो बाकी मेंबर्स जिन्होंने हमारे से पहले ए में आए हैं, उन्होंने ये सारी इश्यूज को लिटरेचर में अच्छे ढंग से कवर किया हुआ है। जो कुछ तो हमारी ये किताबों में, कुछ पैम्फलेट्स में, नहीं तो बहुत से हमारे गाइडलाइंस है। अगर हमने कन्वेंशन करना है, सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर कन्वेंशन करना है या हमें कोई वर्कशॉप करनी है तो उसके लिए क्या क्या कवर करना चाहिए। दूसरा पैम्फलेट है एलेनॉन से हमारा क्या रिलेशनशिप है, या एलेनॉन से क्या हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए। और भी बहुत पब्लिक इंफॉर्मेशन के गाइडलाइंस है, पब्लिक इंफॉर्मेशन की वर्क बुक है। तो वो मुझे बेसिकली, चाहे वो सर्विस मैनुअल है, चाहे वो 12 ट्रेडिशन है, 12 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एक साथ काम करने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स को कोई सेवा करनी है, ये वो कैसे चलना है, तो कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। राइट टू पार्टिसिपेशन, पहले तो राइट टू डेलीगेशन है, पहले तो ए को कौन चलाएगा, हम सब मिलकर चलाएंगे। हमारी कलेक्टिव कॉन्शियस जाएगी, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आईजीआर होंगे या डेलीगेट्स होंगे, वो आगे तो जाकर, मतलब सारे हम लोग कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं कि ए को हमारे देश में कैसे चलना चाहिए। उसके बाद राइट टू डेलीगेशन है। राइट टू डेलीगेशन ये है कि मैं अपने ग्रुप से एक आईजीआर चुन के भेजता हूं और उसको कहता हूं कि तो ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप ही हैज टू टेक डिसीजन। ये नहीं कि हर डिसीजन के लिए उसको वापस ग्रुप की तरफ आए। अगेन उसके बाद राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। पर राइट ऑफ पार्टिसिपेशन ये है कि हर आदमी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, चाहे 25 साल से है, चाहे 20 साल से है, चाहे एक महीने से है, चाहे कुछ दिनों से है, उसको इक्वल राइट है ग्रुप के काम में पार्टिसिपेट करने का, ग्रुप के सेवाओं में अपना योगदान देने का। उसके बाद राइट टू अपील, अगर कोई डिसीजन खराब हो जाता है तो उसको दोबारा अपील करके करना है। एक और चीज जो कॉन्सेप्ट्स में मेरे को पता चली है कि कॉन्सेप्ट में
मतलब कॉन्सेप्ट 9 में कहा जाता है, लीडरशिप के बारे में बात किया गई, क्या ए में लीडरशिप होनी चाहिए, क्या लीडरशिप, क्या लोगों को यहाँ हम ऐसे करके कहीं हम पर्सनालिटीज को तो नहीं हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो उसके बारे में भी काफी अच्छी तरह से दिया हुआ है। और ब्रीफली मैं यही कहूंगा कि हाँ, ए में लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। एक दोस्त कोई जो लीडर है जिसमें कोई नेचुरल टैलेंट्स हैं लीडरशिप के, वो आगे बढ़े, कुछ आइडियाज दें और सब लोगों को साथ लेकर एक के मैसेज को आगे पास करने की कोशिश करें, या अच्छी अच्छी तरह से ग्रुप की सेवाएं करें। तो ये लीडरशिप की भी जरूरत है। और सबसे कॉन्सेप्ट 12 जो आर्टिकल 12 कहते हैं, उसमें 6 वारंटीज दी हुई हैं। आर्टिकल अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वारंटीज हैं, जो कि ए को, ए के प्रिंसिपल्स को, 12 स्टेप्स, 12 ट्रेडिश, और ए संस्था को शराबियों से बचा के रखता है। हम लोग तो अपनी मर्जी करने के लिए कुछ भी करते हैं ना। उसमें बड़े ब्रीफली मैं ये कहूंगा कि उसमें बड़े पॉइंट ऐसे दिए हुए हैं कि हम लोग किसी को ग्रुप से निकाल नहीं सकते, प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकते। ग्रुप को निकालना तो स्पेसिफिकली ये वर्डिंग नहीं है वहां, बट वी कैन नॉट टेक प्यूनिटिव एक्शन ऑन एनीबॉडी। दूसरी बात ये कही है कि पैसे के बारे में कि हम रिजर्व्स अपने रख सकते हैं कि जो कि कुछ समय तक चले, ज्यादा देर तक ना चले। तीसरी बात ये कहे कि किसी एक मेंबर को हम पूरी वो पावर्स नहीं दे सकते कि वो हमें मतलब अपनी तरफ से बुलडोज करने की कोशिश करें। ये सारे जो मतलब जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये कि जो 36 प्रिंसिपल्स हैं, वो सिर्फ हमें बिग बुक से नहीं मिलती, बाकी लिटरेचर से भी मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिग बुक इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी रिकवरी का आई थिंक जो स्टेप्स और मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डेली रीडिंग है बिग बुक। बट इसके अलावा भी बहुत सा लिटरेचर है जो ए के लिए काम, मतलब हम लोगों को हेल्प करता है अपनी पर्सनल रिकवरी में। इसके अलावा मैं बहुत से नॉन स्पिरिचुअल, नॉन ए बुक्स पढ़ता हूँ जो आध्यात्मिक नेचर के हैं। मैं एक आध्यात्मिक सोसाइटी को भी मैं ज्वाइन किया है। वहां मैं जिनके बेसिस पे, जिनके प्रिंसिपल पे चढ़ के मैं मेडिटेशन करता हूँ। और बहुत सी किताबें हैं जो मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए और बाकी चाहिए। जैसे कि बिग बुक में भी लिखा हुआ है कि मतलब बहुत कुछ है, मतलब हम लोग सिर्फ एक है ये जो है, इसमें मैं अपनी लाइफ को सिर्फ अगर सोचूं कि सिर्फ इसी के बेसिस पे मेरी लाइफ चलनी है, ये तो जरूरी है मेरे को रिकवरी में रहकर और ए का एक अच्छा मेंबर बनने के लिए। बाकी एक अच्छा इंसान बनने के लिए और भी किताबें हैं जिनके पढ़कर मैं उन पे अपने टूल्स पे अप्लाई कर सकता हूँ। सो आप सब भाइयों ने सुना, थैंक यू सो मच।